बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस 7। मैं हूं आपका होस्ट खिजर भुट्टा। नाजरीन, कल सुप्रीम कोर्ट के अहम जो फैसले के बाद आज से या कल फैसले के बाद की अगर हम बात करें कि जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं वो इस इलेक्शन के लिए अपने आप को तैयार कर रही हैं और इलेक्शन में जाने के लिए जो है भरपूर तरीके से जो है वो अपनी कैंपेन जारी रख रही हैं। अब इसमें फैसला भी आ गया जिस चीज़ का इंतज़ार था। अब किस चीज़ का इंतज़ार होगा कि अब इलेक्शन कमीशन जो है इसके ऊपर कब मुशावरत करने के बाद इसकी तारीख देता है और डेट कब अनाउंस होती है, इसमें क्या मज़ीद डेडलॉक बरकरार रह सकता है सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान या फिर गवर्नर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान, और क्या इलेक्शन कमीशन जो है दोबारा जो है इस दरख्वास्त को दायर कर सकता है कि नज़रसानी के लिए, या हुकूमत जो है नज़रसानी के लिए दरख्वास्त को दायर कर सकती है, क्योंकि हुकूमत बार बार ये सवालात उठाती रही जो कि 9 रुकनी कमेटी जिसमें बेंच बना था और उसके बाद फिर एतराज़ात उठे और अभी भी ये बातें जो है वो की जा रही हैं ज़ाहिर है पीटीएम की जमातों से कि हम इस फैसले को उस तरह से जो है वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, इसको चैलेंज कर सकते हैं। हालांकि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने इस चीज़ की बात की कि हम इसको मनवन तस्लीम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या कुछ डेडलॉक जो है वो बाकी रह सकता है या इसमें मज़ीद ऐड हो सकता है। अगर हम बात करें सियासी हवाले से कि क्या इस फैसले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह खुश है, हुकूमत उसी तरह खुश है या फिर किसी परेशानी का शिकार है, जो कि बारहा जब से असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई हुकूमत इस चीज़ की कशमकश में थी कि क्या इलेक्शन जो है वो होने हैं, तो फिर उसमें एक महंगाई की वजह बनी कि इलेक्शन में जाने से क्या हुकूमत को इस तरह का नुकसान पहुंच सकता है कि उनको अवाम मैंडेट ना दे, क्योंकि महंगाई है तो महंगाई की वजह से अवाम पहले भी जो है ये चीज़ उसको हमेशा से जो है वो डिनाई करती है और उसको हमेशा से साइड पे करती है कि हम इस चीज़ के ऊपर जो है वो फॉलोअप नहीं कर सकते। हुकूमत जो भी होती है वो अपना जब सही से डिलीवर नहीं कर पाती है तो फिर इस तरह के मसाइल जो वो पैदा होते हैं। और दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जितनी ये खुशी की बात है, उसी तरह अगर हम ये बात करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक जो है वो शुरू की, उसको इख्तिताम तो कर दिया गया, लेकिन क्या जो कारकुनान गिरफ्तार हुए थे, जिस तरह बार बार अनस साहब ये बात करें कि हम खान साहब गिरफ्तार करने की कोशिश पूरी करेंगे, उनको गिरफ्तार करेंगे, और इमरान खान साहब को बार बार ये अदालतों से रिलीफ भी मिलता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। सिर्फ एक केस जो है जिसमें तोशा खाना रेफरेंस के हवाले से बात की, उसमें नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी के जो है वो इस वक्त जो है उनके वारंट जो है वो जारी कर दिए हैं। और इस सारी गिरफ्तारियों के पीछे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर जो रहनुमा हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उसमें जो है असद उमर साहब हैं और भी फयाज चौहान साहब हैं, बड़े सीनियर लोग जो हैं इस टाइम वो जेलों में हैं और अपनी ज़मानतें करवाने के लिए जो है वो मुकदमात अपने आप को अदालतों में जो है वो पेश कर रहे हैं। और ये एक ऐसा अब इशू उठ गया है कि क्या इस सारी सिचुएशन के पीछे जो खान साहब ने एक पत्ता तो खेला, इलेक्शन की तारीख तो आज को नोटिस के बावजूद जो है सुप्रीम कोर्ट ने दी, लेकिन क्या जेल भरो तहरीक जो है वो कामयाब हुई, क्या उसका कोई असर पड़ा या उस जेल भरो तहरीक से कुछ फ़ायदा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान का सामना करना पड़ा तो ये गलत नहीं है। और इसमें हकीकतन ये बात वाज़ेह है कि जेल भरो तहरीक इसीलिए शुरू की गई थी कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो खुद डेट दे दे या फिर जो है सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस नोटिस ले लिया, आज को नोटिस आ गया, लेकिन जो इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन गिरफ्तार हैं, मैं ये बारहा कह रहा हूँ और ये ज़राए भी यही चीज़ की तस्दीक करते हैं कि अब उनकी मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं और मज़ीद उनको जो है कुछ दिन मज़ीद गिरफ्तार भी उनको जो है हवालात में रखा जा सकता है जेल में। और सबसे बड़ी बात यह है जो अहम जो है एक डेवलपमेंट जो है वो सामने आ रही है कि हुकूमत के अंदर से जो हुकूमत के ज़राए हैं या फिर जो इनके अंदर से कुछ ऐसे बावसूख ज़राए से अगर हम बात करें कि जो मुशावरत जारी है जिसमें जनरल इलेक्शन की तरफ जो है वो जाने का सोचा जा रहा है और जनरल इलेक्शन जो है वो क्या करवाए जाएंगे हुकूमत की तरफ से, हुकूमत क्या इस चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र कर रही है या नहीं कर रही है। अगर जनरल इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो क्या पाकिस्तान में मुआशी मुश्किलात जो है वो हल हो जाएंगी, सियासी मुश्किलात जो सियासी अदम इस्तेकाम है वो हल हो जाएगी, तो फिर बेहतर है। और दूसरी तरफ अगर हुकूमत जनरल इलेक्शन में नहीं जाती है और फिर सूबाई और केपी के जो पंजाब और केपी के इलेक्शन है वो हो जाते हैं और ये केपी के और पंजाब के इलेक्शन विन करके इमरान खान साहब दोबारा हुकूमत में आ जाते हैं, तो फिर खान साहब क्या इस हुकूमत के साथ दोबारा बैठेंगे? क्या इस
चोर जिसको कहते थे, चोर और डकैत हुकूमत कहते थे, क्या इनके साथ दोबारा चलेंगे? एक बहुत बड़ा मसला सामने आ सकता है अगर जनरल इलेक्शन ना हुए तो, क्योंकि खान साहब ने यह असेंबली डिसॉल्व ही इस पॉइंट के ऊपर की थी कि हम इन चोरों के साथ नहीं बैठ सकते हैं। और अगर आज इस असेंबली में दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमतें आ जाती हैं तो फिर क्या खान साहब जो है वो इस हुकूमत के साथ बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? इस टॉपिक के ऊपर ये सारे सवाल आज हम उठाएंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में अरमगान गोंदल साहब हैं, माहिर कानून है, आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर सेमी बुखारी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। शाहिद इकबाल भट्टी साहब मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं। राना अरशद साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। सबसे पहले तो अरमगान साहब, सर आप ये बता दें कि एक कानूनी नुक्ता नज़र से कल भी हमने इसके ऊपर जो है एक स्पेशल ट्रांसमिशन भी ये बात की और बारहा इसके ऊपर जो कानूनी माहिरीन है वो अपनी राय देते हुए नजर आए कि इलेक्शन कमीशन जो है, आप भी हमारे साथ थे कल, कि इलेक्शन कमीशन जो है अगर वो इसमें अपनी दरख्वास्त जो है वो दायर कर सकता है, उसके पास ये मजाज है, ये नुक्ता है कि वो इसकी तारीख को या कुछ जो इश्यूज़ हैं जिसमें मुआशी मसाइल, जिसमें ज़ाहिर फंड की फरहमी और उसमें सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ हैं उसको पॉइंट बना के डेट आगे की जा सकती है। और ये इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो नून लीगी PDM की हुकूमत की बगल में बैठ के ये सब कुछ कर रहा है। तो क्या इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बना हुआ है सर अरमान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने खिजर भाई कल भी अर्ज की थी कि ये वाले डिले टैक्टिक्स जो हैं ये अब आपके लूज होल्स हैं और ये हमारे आप समझें कि बदबख्ती है इस जुडिशल सिस्टम की, उसमें ये इस तरह के काम हो जाते हैं। लेकिन अल्टीमेट बात ये है कि इलेक्शन तो होंगे, ठीक है, इलेक्शन होने भी हैं, इसमें कानून बड़ा वाज़ेह है कि 90 डेज के अंदर वो तो नून लीग भी कह रही है, अरमगान साहब नून लीग भी कह रही है इलेक्शन होंगे, लेकिन डेट का किसी को नहीं पता। क्या आप भी उसी इलेक्शन की बात करके होंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अब इसको टेकअप किया है, थोड़ा सा वो अब मैंने फैसले को देखा है, उस फैसले में अगर सुप्रीम कोर्ट थोड़ी सी मतलब चीजें क्लियर कर देते कि अगर रिजर्वेशंस हैं किसी को, मतलब इलेक्शन कमीशन को रिजर्वेशंस हैं या फेडरल गवर्नमेंट को हैं या किसी सिक्योरिटी इदारे को हैं, तो इतने दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जो है वो सबमिट करवाए तो चीजें मजीद क्लियर हो जाती। अच्छा, अब थोड़ा सा अब देखें, अगर तो उनके दिल में कुछ है तो ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन कोई एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, सिक्योरिटी की वजह से कुछ चीजें आ सकती हैं, बजट का रोना रोया जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह आप सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन में कर चुकी है तो ये ज्यादा देर नहीं चलेंगे, कितने को डिले कर लेंगे। जिस तरह ये पहली मतलब हुई है हियरिंग, डे टू डे हुई है 2-3 दिन में। अच्छा इसी तरह आप क्या समझते हैं कि ये जो फैसला था ये मुकम्मल फैसला नहीं सुनाया गया, इसमें कुछ ऐसे रास्ते रखे गए कि जिससे दोबारा इलेक्शन कमीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर सकता है, हुकूमत भी अपील दायर कर सकती है, ऐसे कुछ रास्ते छोड़े गए हैं इस फैसले से? मैं ये तो नहीं कहता कि छोड़े गए हैं, लेकिन देखें इंसान है, जिस भी इंसान है, हर इंसान से कुछ ना कुछ चीज रह जाती है। और स्पेसिफिकली जिस सवाल पे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई थी जिसमें सो मोटो लिया गया था, वो एक बेसिक क्वेश्चन था कि इलेक्शंस जो हैं वो 90 डेज के अंदर अंदर नहीं हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी हद तक किया है। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है, इसमें देखें कानून की तो बात ही खत्म होगी ना, कानून तो जब एक चीज पे वाज़ेह है, आइन क्लियर है, ठीक है। आप आर्टिकल 222 जो है वो 90 रोज की जो बात है ये तो आइन में वाजे है कि 90 रोज में होने हैं, इसमें तो मेरे ख्याल में कोई इतनी साइंस नहीं थी जिसकी वजह से 4 रोज लगे। ये फैसला करना क्या जरा डिले हो रहा था कि कौन तारीख का ऐलान करेगा, किसने तारीख इलेक्शन जो तारीख है वो अनाउंस करनी है, क्या इसके ऊपर ये टाइम लिया गया और इसको वाजे किया गया? देखिए जो ये बात की कि इसमें तारीख का अख्तियार तो या इलेक्शन कमीशन अपना देगा तो या फिर ये गवर्नर के पास अख्तियार है, क्योंकि ये सूबाई मामला है। अब मसला ये है कि गवर्नर्स भी रिलक्टेंट हैं इसमें, और इलेक्शन कमीशन जिस तरह का नजर आ रहा है वो भी थोड़ा सा इसमें रिलक्टेंट है। हाँ। तो इसमें ऑब्वियसली कोर्ट्स को ही, क्योंकि वो गार्डियन है कॉन्स्टिट्यूशन की, सुप्रीम कोर्ट जो है वो गार्डियन होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसकी इंटरवेंट जो है वो पूरी थी। रही बात जो प्रेसिडेंट साहब की हद तक है, तो वो तो एडवाइस पे प्रेसिडेंट साहब अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां तक मेरी नाकिस राय है। लेकिन जो इलेक्शन है वो 90 डेज के अंदर अंदर ही होना है। मजीद है कि थोड़े बहुत अगर कोई डिले टैक्टिक्स खेल भी लेते हैं, अल्टीमेट आपने आइन को बचाना है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन को अगर सुप्रीम कहा हुआ है तो आपने उसको फिर वर्त देनी है। तो ये 90 डेज के अंदर अंदर करवाने के लिए अगर नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो आर्टिकल 187 इस्तेमाल कर सकती है
आर्टिकल 204 इस्तेमाल कर सकती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन पे लग सकती है। सही। तो जब इस तो मेरे ख्याल में मैक्सिमम यही होगा कि कोई एक आधा, अगर फर्ज करे 90 अगर इलेक्शन कमीशन डेट नहीं देता सर तो 30 जी जी डेज के वेट के बाद मेरे अपोजिशन को चाहिए कि वो दोबारा उसी पिटीशन पे चले जाएं, साथ एक सीएम दे दें कि इस पे डेट नहीं मिल रही, तो कोई ना कोई हल तो निकल आएगा मैक्सिमम। यही मैं सवाल करना चाह रहा सर आपसे अरमान साहब कि अगर इलेक्शन कमीशन डेट नहीं देता और इसमें हुकूमत इन्वॉल्वमेंट नहीं करती है तो फिर ये कंटेम्प्ट ऑफ जो कोर्ट है ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर लग सकती है, हुकूमत के ऊपर नहीं लग सकती है। नहीं देखें, ये तो उस पर डिपेंड करेगा ना जो इस पर लिंगर ऑन करेगा। अगर इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा अगर और तो फिर तो ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल होगा। और अगर इलेक्शन कमीशन लेटर जारी कर देता है, वो लेटर लिख देता है कि हमें सिक्योरिटी भी दी जाए और हमें फंड्स भी दिए जाएं, और फिर उस पे गवर्नमेंट है वो वैलिड होगा पॉइंट, वो वैलिड होगा पॉइंट। आपको लगता है कि इस चीज के ऊपर ये सारी सिचुएशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन नहीं हुई होगी? देखिए पॉइंट ही नहीं था ना ये तो। जहां तक मेरा है कि जिस तरह लिंगर ऑन करने की कोशिश की जा रही है, ये सारे पॉइंट्स अभी सुप्रीम कोर्ट में दोबारा आएंगे, ये केस दोबारा खुलेगा। सही है अरमगार साहब, आप ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपने जिस तरह ब्रीफ किया इससे वाजे तो यही है, लगता भी यही है जो कि इस टाइम एक तो दूसरी बात की जा रही है कि हुकूमत जो है वो जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाए, फिर तो ये सारा मामला ही जो है वो खत्म हो जाएगा। हमारे साथ रहिएगा सर। हमारे साथ डॉक्टर सिमी बुखारी साहब मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आप ये बता दें, अब आपको जाहिर है कि आप जो चाहते थे, आपकी ख्वाहिशात थी, आपने अपनी जो है दोनों असम्बलियां जो है कुर्बान कर दी, अपनी हुकूमत कुर्बान कर दी इस अवाम के लिए, इस अवाम के लिए जो महंगाई को जो है बर्दाश्त नहीं कर रही है, उनके लिए असम्बली डिसॉल्व कर दी। अगर जनरल इलेक्शन नहीं होते हैं और यही हुकूमतें आपकी फिर आ जाती हैं पंजाब में और KPK में, तो फिर क्या इनके साथ दोबारा बैठेंगे या फिर दोबारा से असम्बली डिसॉल्व कर देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये हमने बड़े शौक से नहीं किए, सब काम जो हो रहे हैं ये बड़े दिल पे पत्थर रख के किए थे आपने। ये रेवोल्यूशनरी स्टेप्स हैं, ये कोई आज तक किसी ने अपनी हुकूमत नहीं इस तरह छोड़ी, आज तक ना किसी ने इस तरह रिजिग्नेशंस दी हैं। ये रिवायती सियासत नहीं है, एक रेवोल्यूशनरी स्टेप्स हैं जो कोई किसी की हिम्मत होती है, जो इमरान खान की हिम्मत है, जो इस मुल्क में वाहिद एक लीडर आया जो ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं, अवाम की खिदमत करने के लिए आए थे। अवाम के जो सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने शुरू किए वो अब आप देख रहे हैं बंद हो गए हैं, और आज मुझे जो है ना बहुत ही अफसोसनाक हालात हो चुके हैं मुल्क के, जो आज आप देख रहे हैं क्या हालत, कहाँ पे आज डॉलर जा रहा है, महंगाई की शरह 50 साल रिकॉर्ड टूट गए हैं। तो हमने तो सुप्रीम कोर्ट में जाना ही था, लेकिन ये तो उनकी मेहरबानी के चीफ जस्टिस ने सुमोटो नोटिस ले लिया और इसका खुद ही उन्होंने फैसला भी कर दिया कि 90 डेज की तो किसी पे डॉक्टर साहब ये मेहरबानियां आपके ऊपर, मेहरबानियां हाई कोर्ट की भी मेहरबानियां, सुप्रीम कोर्ट की भी मेहरबानियां, लेकिन ये बता दें कि इस इलेक्शन के बाद जब आपने जीत जाना है, आपकी हुकूमत बन जानी है, मेरे सवाल की तरफ आप आ जाएं, उसका जवाब दे दें मुझे कि फिर आप इनके साथ बैठेंगे? अगर ये हुकूमत रहती है वफाक में, आप बैठेंगे साथ, ये हुकूमत कंटिन्यू करेंगे, या फिर आप कहेंगे हम इनके साथ नहीं बैठने जाते थे, जनरल इलेक्शन करवाए, हमें सबने डिसॉल्व कर रहे हैं? देखिए, हम तो पंजाब और KP में जाहिर है जिसकी हुकूमत होगी वो बैठेगा, हम अगर अपोजिशन में आएंगे तो अपोजिशन में बैठेंगे। दूसरी बात है नहीं तो पहले क्या था, तो पहले फिर सबने डिसॉल्व भी क्यों थे अगर इनके साथ बैठना था आपने? देखिए जी, मकसद आपको अभी तक समझ नहीं आया। हम चाह रहे थे कि जनरल इलेक्शन हो, समझ यही तो समझना चाहते हैं हम आपसे। मैं आपको समझाती हूँ, बीच में टोक देते हैं। 66% हमने कहा कि अब 66% सीट्स खाली हो जाएंगी। नेशनल असेंबली से पहले रिजाइन किया हमने, लेकिन इनके कानों पे जूं नहीं रूंगी, इन्हें कोई परवाह नहीं है जो मुल्क के जो हालात हो रहे हैं, उन्होंने हकदार में रहना है। 70-80% इस वक्त बंदे कैबिनेट में आ चुके हैं, अवाम रो रही है और एक इजाफे किए जा रहे वजारतों में। तो हमने तो इसलिए रिजाइन दिया था कि हम उधर से, उसके बाद जब 66% सीट्स खाली हुई, जब 2 असेंबलीज भी हमने रिजॉल्व की, तो हमारा ख्याल था कि अब जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे, और ताकि एक 13-14 पार्टियां मिलकर जो बना रही हैं हुकूमत, इस वक्त IMF से भी डेडलॉक चल रहा है इनका, क्योंकि इनसे कोई चीज इनसे सीधी नहीं हो रही। और IMF ने डिमांड की है कि एलीट क्लास आपकी टैक्स नहीं देती, आप इनडायरेक्ट टैक्स ले रहे हैं अवाम से, सारा बोझ अवाम पे डाल रहे हैं, तो उनको भी टैक्स नेट में लाएं। ये बहुत सारी इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मैं आप ये कह रहे थे कि हम दोबारा डिसॉल्व करेंगे। अरे भाई, अगर हम जीत के आएंगे, अगर सही तरीके से जो एक हमारी पार्टी को वोट मिलेंगे, हम जीत के आएंगे, हम दोबारा क्यों तोड़ेंगे? हम तो इस वक्त जो मुल्क के हालात चल रहे हैं उसके मजबूरन हमने नेशनल असेंबली से रिजाइन किया। इसके बाद क्योंकि हमें पता है ये साजिश के जरिए जो लोग आए थे उनका कंट्रोल दोबारा से जीत के आएंगे, अवाम आपको मैंडेट देगी, तो फिर इसमें परवेज इलाही साहब के तो साथ नाइंसाफी हो गई ना फिर, अगर आप इस हुकूमत में बैठे रहे तो।
क्यों नाइंसाफी होगी जी? देखिए वो हमारी पार्टी आपने उनको वजीर हटवा दिया, आपने 4 महीने जो है हुकूमत जो है इसी तरह लूली लंगड़ी चलती रही, पंजाब में ज़ाहिर निगरान हुकूमत रही। परवेज इलाही साहब के तो ज़ाहिर सही चल रहा था, वजीर आला थे, आपकी हुकूमत ही चलने देते। फिर देखिए जी, अब जब तक एक नेशनल लेवल पे देखिए ना, रुपए की क्या डिवैल्यूएशन हो रही है, मुल्क में महंगाई कहाँ जा चुकी है, डॉलर जब हम थे तो कहाँ था, पेट्रोल कहाँ था। परवेज इलाही साहब ये चीजें मैनेज तो नहीं कर पाए, तो सुबह उनके पास था और वो हमारी पार्टी में मेंबर बन चुके हैं। अब दोबारा वो आएंगे, दोबारा अगर पार्टी को हमारी लोगों ने वोट दिए, हमें इलेक्शन में जीतते हैं तो जाहिर है वो हमारे साथ होंगे। हमने इस वक्त मुल्क का सोचना, हमें ये नहीं सोचना उसको फायदा पहुंचाएं या उसको नुकसान। इस वक्त अवाम के फायदे नुकसान की बात हो रही है। आप लोग ये नहीं समझ रहे ये बात कि इमरान खान अवाम की बात कर रहा है। वो खुद कह रहे हैं कि मैंने इस उम्र में क्या, मुझे कोई लालच है इक़्तिदार का, ये कुर्सी की जंग नहीं वो लड़ रहे। ये असल में कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं। तो अवाम भी जो है ना, इसीलिए अवाम खान साहब की तरफ देख रही है। लेकिन आम पब्लिक, आप जो मतलब मैं समझती हूँ जो पॉलिटिशियंस हैं वो ये समझ रहे हैं कि वो भी जिस तरह हम इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं तो इमरान खान भी कुर्सी के लिए ये जो है ना ये कर रहा है, कभी ये कर कभी दूसरी काम कर रहे हैं। ये कुर्सी की नहीं है, इस वक्त मुल्क में बहुत हालात खराब है। आपको पॉइंट आ गया डॉक्टर साहब, आपको पॉइंट आ गया है। डॉक्टर साहब साथ रहिएगा हमारे। जी शाहिद अव्वल भट्टी साहब, सर आप ज़ाहिर है अब आपका तज्जिया आना है और आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर रहनुमा है डॉक्टर सिमी बुखारी साहब, उनकी गुफ्तगू सुन ली और इस टाइम कल आपने फैसला भी सुन लिया सुप्रीम कोर्ट का, और उससे पहले हुकूमत के क्या इकदाम थे इलेक्शन कमीशन को लेके, इलेक्शन को लेके, वो भी आपने सारा सिनेरियो देख रहे हैं। सर ये जो जंग है, ये जो सारा मामला है, ये क्या हुकूमत में आने के लिए नहीं है, सिर्फ अवाम के लिए? सारी हुकूमत भी उसी के लिए कर रही है, अपोजिशन भी उसी के लिए कर रही है, हुकूमत में आने के लिए कोई नहीं कर रहा। ये सिर्फ बस अवाम की खिदमत के लिए सब कर रहे हैं और असम्बली डिसॉल्व उसमें आना वापस। हुकूमत भी जो है वो अवाम का दर्द लेके बैठी हुई है कि जो इस टाइम वफाकी हुकूमत है और बात ये की जा रही है कि मुआशी हालात बेहतर नहीं है, लेकिन हुकूमत भी नहीं छोड़ी जा रही। तो इस सारे मामला को सर आप कैसे देख रहे हैं भट्टी साहब? किधर हम जितनी मर्जी डिबेट कर ले, आप माशाल्लाह बहुत सीनियर होस्ट बन चुके हैं और बड़े क्रिटिकल सवाल करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज के प्रोग्राम में आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आपने जब मुझे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए कहा तो मैं तो आज पाकिस्तान की 75 साल की हिस्ट्री का ब्लैक है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इम्पैक्ट। पाकिस्तान की 75 साल एक तरफ रख दें और जो सबसे बड़ी फाइनेंशियल डिजास्टर हुआ ना, उसको अगर ब्लैक डे कहा जाएगा ना पाकिस्तान की हिस्ट्री, जब कोई लिखेगा, मौरिख लिखेगा हिस्ट्री, तो उसमें वो कहेगा 2 मार्च को पाकिस्तान के ऊपर एक मुआशी जो है ना एटम बम गिराया नहीं गया, खुद फाड़ा गया। यानी हमारे पॉलिटिशियन की तो सकनाक से सबने मिलकर, इसमें पीडीएम और पीटीआई बराबर की शरीक है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, मैं कल भी प्रोग्राम में बैठा होगा, चैनल 5 पे आपने देखा होगा, वहां पे तो एक और थ्योरी बात ये है कि तो हमारी बैठी है यहाँ पे बात तो ठीक करती है कि मैं तो खान साहब को हर बार सपोर्ट करता हूँ, खान साहब तो सच बोलते हैं, लेकिन खान साहब भी कहते हैं कि भाई साहब आपको 10 से 15 साल हो गए हैं सर, आप ज़ाहिर फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं सर, आप इतना तजर्बा भी रखते हैं, कोई मशवरा दे दिया करें सर हुकूमत को, अपोजिशन को, कि कुछ बेहतर कर लें इस कौम के लिए। सर आपकी सुन लें शायद। देखिए कि मेरे मशवरे पे अगर कान धरने होते तो शायद कुछ बेहतरी हो जाती। जो मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान को इस वक्त कौमी यकजहती की जरूरत है, जो कि सिर्फ खान साहब प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो पॉपुलर है। पीडीएम सर आप अगर कोशिश करें तो आप नून लीग की तरफ से वजीर खजाना आ सकते हैं सर। वो यार नून लीग वाले तो 24 घंटे मेरे आगे पीछे होकर मुझे रिक्वेस्ट करते रहते हैं। ये अच्छा, नून लीग मतलब इतनी वैली है कि वो आपके आगे पीछे ही है सर। भट्टी साहब क्या कह रहे हैं? मैं बात को क्लोज करूं, खान साहब की वो जिद है जो नवाज शरीफ ने वो अपना स्लोगन बनाया था ना, मुझे क्यों निकाला। तो खान साहब ने एक जिद पकड़ी है बच्चे की तरह। वो पाकिस्तान की जिद नहीं है, वो खान साहब की जिद है, और वो पाकिस्तान के लिए जिद नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर मुआशी प्रॉब्लम में इस वक्त हम दलदल में फंसे हैं, धक्का खान साहब ने दिया है और डिप जो है वो पीडीएम ने लगवाई है, तो दोनों कसूरवार हो गए ना। धक्का देने वाला कौन है और डुबोने वाला कौन है? ये दोनों, ये पॉलिटिशियन शामिल है
और इस मुल्क को अगर चलाना है तो इस मुल्क को चलाने के लिए पॉलिटिशियंस को पार्टीइज्म छोड़ के पाकिस्तानीइज्म लाना पड़ेगा, पाकिस्तान के लिए काम करना पड़ेगा। नून लीग और पीटीआई पीडीएम के लिए काम छोड़ेंगे तो पाकिस्तान, खान साहब खुद कहते हैं पाकिस्तान नहीं चल सकता। तो खान साहब के पास कौन सा मैजिक है कि अगर ये शहबाज जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट माइंड के ये पैसा बनाने वाली मशीन ही है कि हम कहते हैं ये इंडस्ट्रियलिस्ट है, पीपल्स पार्टी वाले एग्रीकल्चर वो दे रहे हैं, सारी चीजें तो मैच हुई हैं। अगर उन खिलाड़ियों से और पुराने लोगों से 3 साल के तजर्बाकार लोगों से ये मुल्क नहीं चल रहा और खास सबसे 3.5 साल नहीं चला, अब कोई ऊपर से कोई मंसूबा अगर पाकिस्तानी कौम के लिए बेड़ा गर्क इकोनॉमी का करके रख दिया। एक गवर्नमेंट लेने के लिए इकोनॉमी खराब करवा रहा है और एक गवर्नमेंट चलाने के लिए कर रहे हैं, तो बेड़ा गर्क तो पाकिस्तान का हुआ है। आज ब्लैक डे है, मैं बड़ा गमगीन हूँ और मुझे इंतहाई अफसोस है कि बात तो सारे करते हैं कि इलेक्शन करवा के, भाई इलेक्शन करवा के व्हाट नेक्स्ट सॉल्यूशन देना। आप कह रहे हैं इलेक्शन हो जाएगा, सही है। भट्टी साहब बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया आपने। जब इलेक्शन आपने सर बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, यही बात हम भी करते हैं, ये सवाल हम भी करते हैं। भट्टी साहब हम सिमी साहबा से पूछ लेते हैं। सिमी साहबा बता दें आपके 3.5 साल, भट्टी साहब कह रहे हैं आपने ऐसा क्या डिलीवर कर दिया जो अब आप जो है हुकूमत में आके दोबारा से डिलीवर करके देंगे, ऐसे कौन सा अलादीन का चिराग आपके हाथ लग गए? 12 ये सवाल करते ही रहते हैं हम, लेकिन कोई वैलिड पॉइंट नहीं मिलता पक्ष तरीके साहब की तरफ से। मैडम जरा बता दें, भट्टी साहब को थोड़ी तसल्ली हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है वो इस टाइम बहुत जो है ज़ाहिर है आप दीदा भी हैं और वो समझते हैं कि जो बुरा हो रहा है अवाम के साथ वो नहीं होना चाहिए। जी देखिए, मैं आपको फिर बताती चलूं, हमारे दौर में ग्रोथ रेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ 6% पे गया। इंडस्ट्रीज का रिवाइवल हुआ, लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ, एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हुई, फॉरेन रेमिटेंसेस आना शुरू हुई। जो 6 अरब का फॉरेक्स रिजर्व था 20 अरब तक चला गया। ये मुख्तसर में बता रही हूँ। जैसे इंसाफ कार्ड दिया गया, लोगों को एहसास कार्ड दिए गए, हमने जो डेवलपमेंट के फंड थे उनको एलोकेट किया इस तरीके से कि आवाम को भी साथ साथ रिलीफ मिले और डेवलपमेंट भी साथ साथ हो। इस 3.5 साल में डैम्स बनाना शुरू किए। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं गिनवा सकती हूँ, जो हमने शुरू किए और मुल्क में क्यों खुशहाली भी आने लग गई थी, आवाम को रिलीफ मिलने लग गया था, आटे के लिए लाइनें नहीं लग रही थी, हम उनको सस्ते रेट पे सब्सिडाइज रेट पे सब कुछ दे रहे थे और स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को बिजली सब्सिडाइज रेट पे दे रहे थे, जिसकी वजह से कारखाने चल पड़े थे। इनके आते ही सब कुछ क्यों बंद हुआ? इनसे कुछ मैनेज नहीं हुआ और ये कह रहे थे कि हम तजर्बाकार हैं, हमें क्यों हटाया? देखें अगर फिर ना हमें हटाते ना, अगर आप इनको अगर इतना तजर्बा था और ये कह रहे हैं कि इमरान खान के सब कुछ हुआ, अब 10 माह हो गए हैं हमारी हुकूमत को गए हुए। और अभी IMF खुद, हमने कौन सी डील की थी? आप IMF के साथ पुरानी डील निकाल के देख लीजिए और हमारी और इनकी देखिए। हमने दूसरा हमारा प्रोजेक्ट था रशिया की तरफ जाना, उधर से सस्ता तेल और गंदम हम लेने जा रहे थे। हमने बहुत सारे, हमारे पास सारे सोल्यूशन हैं। शौकत तरीन हमारी जो टीम को लीड कर रहे हैं, वो पूरा उनके पास हमारा रोड मैप है कि आगे अगर हमारी हुकूमत आती है इंशाअल्लाह ताला तो किस तरह से आगे हमने चलना है। ओवरसीज जो है वो हमारी तरफ निगाहें उनकी है, खान साहब की तरफ उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि जैसे वो आएंगे रेमिटेंसेस दोबारा से आएंगी, हमारी कारखाने दोबारा चलेंगे, फैक्ट्रियां चलेंगी तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पाइपलाइन में हमारी, और वो थी, उसमें कोई ऐसी कोई, ये मैं फैक्ट्स एंड फिगर से बात कर रही हूँ। आप ब्लूमबर्ग का देख लें, मूडीज की रेटिंग देख लें, फ्लिच की रेटिंग देखें, -CCC में चला गया है, वाकई मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है और हमने उसको 6 अरब से 20 अरब ले गए। ये कोई झूठ है तो आप मुझे बता दीजिए। ये फैक्ट्स एंड फिगर से बात कर रही हूँ मैं। और आज कहाँ जा रहा है? 3 अरब से नीचे चला गया हमारा फॉरेन रिजर्व्स, हम तो डिफॉल्ट होने जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं ना। मैं आपको आपकी हुकूमत ने जो इंसानियत के लिए काम किए वो तो ज़ाहिर नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। यही तो PDM भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी है। लेकिन इस वक्त वाकई जो है उस मैप की ज़रूरत है जिससे ये माशी हालात बेहतर हो सकें। अरमगान साहब बड़ा जो है ना आप मुस्कुरा रहे हैं सर, आप ज़ाहिर है कि किस बात पर मुस्कुरा, पहले वजह बता देना। आपकी मुस्कुराहट बड़ी अच्छी है, वैसे वजह बता दें, आवाज़ क्यों रहे हैं सर? अरमगान साहब आपको आवाज़ आ रही है सर? जी जी मुझे आ रही है। वो कहते हैं कि जड़ का इलाज करें तब दर्द पहले फूलेगा। मुस्कुरा रहे हैं, कोई खैर है? क्यों मुस्कुरा रहे हैं सर? इधर तो बात ये है कि इनमें से ना कोई जमा, आप मुस्कुरा रहे हैं सर। अनवर साहब आपको शायद मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, मैं ब्रेक के बाद आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी शुरू करूँगा। नाजरीन यहाँ पे जो है हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
जी वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, इस इलेक्शन के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से और इलेक्शन कब होने हैं, इसमें क्या रुकावट पैदा हो सकती है? कौन सी पार्टी अपने आप को जो है वो किस तरह मनवा सकती है? इस तरह से जो दावे, जो वादे जो है वो करके आती हैं हुकूमतों में, अपोजिशन में, जो कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बातें करें कि हुकूमत जो है वो सही से नहीं चला रही है, आवाम को डिलीवर नहीं कर रही है, इसके ऊपर एक रिपोर्ट आप मुलाहजा कीजिए, उसके बाद फिर आपसे गुफ्तगू करते हैं। जी पीटीआई इमरान खान ने 90 रोज में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाने के अदालती हुक्म के बाद 4 मार्च से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया। आइन में वाज़ेह था कि इलेक्शन 90 दिन से ज्यादा आगे नहीं जा सकते। कौम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़ी है। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि अदालती फैसले के बावजूद फिजा बनी है, शायद इलेक्शन 90 दिन के अंदर न हो। फैसले के बावजूद तज्जियाकार कह रहे हैं कि मालूम नहीं कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे या नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दे तो कोई गुंजाइश बाकी नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे ये इंतखाबात से न भागे। उन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत और इदारों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जेल भरो तहरीक मुअत्तल करने का ऐलान किया था। केपी और पंजाब में इलेक्शन से मुताल्लिक अज़कुर नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। आइन को बहाल रखना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी। ये पाकिस्तान में कानून का नफाज है। कौमी सतह पर साफ शिफाफ इंतखाबात का बिला ताखीर इनेकाद मुल्क को बहरानों से निकालने की वाहिद तदबीर है। इंतखाब को इल्तवा में डालना या अवाम का सामना करने से गुरेज का कोई हरबा कामयाब नहीं होने देंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 90 दिन में केपी और पंजाब असेंबली की निशिस्तों पर इलेक्शन कराने के लिए कई चैलेंजेस का सामना है। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि दोनों सूबों में 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएं। कुछ ऐसे टेक्निकी मसाइल और लॉजिस्टिक रुकावटें हैं जिन्हें इलेक्शन से कबल दूर करना जरूरी है। टेक्निकी मामला ये है कि इलेक्शन प्रोग्राम को पूरा करने में 54 दिन लगेंगे, क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इलेक्शन कमीशन को ये अमल पूरा करना है। क्योंकि 45 दिन पहले ही गुजर चुके हैं, लिहाजा 90 दिन में दोनों असेंबलियों की तहलील के बाद इलेक्शन कराना बज़ाहिर नामुमकिन लगता है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन 90 दिन में कराना लाजिम है। अदालती हुक्म से इनहराफ पर तौहीन अदालत लगेगी। 90 दिन के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। जी अरमान साहब, सर ये इस रिपोर्ट को आपने सुना होगा, आपने मुलाहिजा किया सर, इससे एक आपकी क्या राय है एक कानूनी माहिर होने के बावजूद, और दूसरी आप इस सारे सिनेरियो को ज़ाहिर कैसे देख रहे हैं कि इलेक्शन में ताख़ीर हुई तो फिर एक मसला और भी है, जो निगरान हुकूमत 90 रोज़ के लिए आई थी, इसको भी आगे जो है डेज दिए जा सकेंगे, उसका क्या प्रोसेस होगा? और फिर या फिर ये सेटअप निगरान यहीं पे ख़त्म होगा या फिर कोई और सेटअप आएगा? ज़रा इसके ऊपर नज़र जो है वो सर बताइएगा ज़रा। सर भाई, पहली बात ये है कि मैंने आपकी रिपोर्ट सिर्फ देखी है, सुनी नहीं है। तो अच्छा, दूसरी बात रिलेटेड ही है सर, अगर आपका अगर कनेक्शन सही होता तो शायद सुन पाते आप। तो सर भाई मुझे जरा 2-3 मिनट दीजिएगा, मैं आपको असल बात की तरफ आना चाह रहा था। जी जी। यही बात आइन में एक गुंजाइश है कि 1 साल की इमरजेंसी लगा के, और जो मुझे लग रहा है जो पहले दिन से ये ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि माशी हालात जो हैं वो आपके ठीक नहीं है, कि इकोनॉमिक इमरजेंसी लगा के एक्सटेंशन दी जाएगी। खैर वो तो देखते हैं। निगरान हुकूमतें यहाँ पे बड़े बड़े साल चलती रही हैं। ज़ियाउल हक भी निगरान ही आया था, ठीक है, आगे बहुत कुछ निगरान ही आता रहा है, और कहाँ कितने साल चलते रहे हैं। अयूब खान साहब भी निगरान ही अपनी तरफ से आए थे, फिर बाद में कहाँ से कहाँ पहुंच गए। कंपैरिजन कर रहे हैं सर, निगरान की बात ना करें खिजर भाई, मैं जो आपको बात करने लगा हूँ, बात ये नहीं है। बात ये है कि ये सारे हम सिर्फ टीवी पे आते हैं, बातें करके चले जाते हैं। आप थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटीज पे जाएं। मुझे जरा 2-3 मिनट दीजिएगा आज प्लीज। सर जी जी। बात ये है कि एक MNA है, वो 10-15 करोड़ रुपया लगा के इलेक्शन जीतता है या इलेक्शन लड़ता है, वो मुल्क को की खिदमत के लिए 10-15 करोड़ लगाता है। आपका निजाम ही ऐसा है किधर भाई। दूसरी बात, आप मॉल रोड पे शुरू हो जाएं, हाई कोर्ट से निकलें, सिर्फ देखिएगा आपके लेफ्ट साइड पे गवर्नर हाउस आता है, एकड़ों पे फैला हुआ है, जो आपके मुंह पे पहला तमाचा मारता है। उससे आप आगे जाते हैं, राइट साइड पे जिम खाना क्लब आ जाता है, वो आपके दूसरी गाल पे तमाचा मारता है। सही। उससे आगे जाते हैं तो आपको कोर कमांडर हाउस शुरू हो जाता है, ये आपका तीसरा ठुड्डा पड़ता है आपको, ठीक है भाई। जब तक आप इस निजाम में नहीं बदलेंगे, आपके CSS लड़के करते हैं, करके उनकी प्रायोरिटी क्या होती है? पुलिस, DMG कर क्या रहे हैं? जीरो, सिर्फ प्रोटोकॉल्स। भाई आप जब तक निजाम नहीं बदलेंगे, आप जब तक अपनी प्रायोरिटीज, अपनी तरजीहात पे नहीं जाएंगे, सब कुछ फजूल है। खान साहब ने 3.5 साल लगाए, कोई तब्दीली नहीं आई, स्टेटस को रहा है।
ये वही अलीगढ़ के लौंडे हैं जो तब से शरारतें करते आ रहे हैं और अभी तक वही अलीगढ़ के लौंडे शरारतें कर रहे हैं। ठीक है, आप ये बात देखें, आप जापान है, जापान पे 2 एटम बम मारे गए थे, लेकिन उसके बाद उसने ये नहीं कहा कि मैं फटे बांध देंगे अमेरिका था। उसने कहा कि मैं ये खत्म करता हूं अपने खराजात, ठीक है, आप मेरी सिक्योरिटी लें और मैं अपनी तरक्की पे जाता हूं। ये है इस कौम की तरजीह, वो कहां पे चली गई है? आपका हर साल, मेरी पिछले दिनों ये कायद आज़म यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब से इधर मुलाकात हुई, वो बता रहे थे जो हमारा 2014 में जो बजट था वो आज भी वही है। आपकी तरजीह नजर आती है, आपकी तरजीहात क्या हैं? आपने डोरे पीटे हैं। मुझे बताएं खान साहब के ने कौन सी ऐसी मतलब सादगी का लेक्चर देने शुरू की और सादगी कौन सी अपनाई? नून लीग ने कौन सी सादगी अपनाई? पीपल्स पार्टी ने कौन सी सादगी अपनाई? आप पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, जमहूरियत का चैंपियन बनता है बिलावल जरदारी, मोहम्मद खान भट्टी प्रिंसिपल, बेशक जो भी सियासी इख्तलाफात होंगे, मोहम्मद खान भट्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी था वज़ीर आला का। 1 महीने बाद आज जाके पता चला है सिंध से गिरफ्तार हुआ है। कहाँ गया वो सियासी, वो इंसानी हकूक का अलंबरदार? भाई ये आपके मुल्क का अलमी है। यहाँ पे जब तक आप अपने निजाम को नहीं बदलेंगे, मैं और आप हैं, हमारे इलाके में जितना मर्जी कोई अच्छा सियासतदान आ जाए, हम उसको वोट नहीं देंगे। हम वोट देंगे जिसके पीछे 10 गाड़ियां होंगी। फिर हम तवक्कुआत क्या करते हैं? परवेज इलाही साहब 2 महीने के लिए सिर्फ यहाँ पे वजीर आला बने हैं, सिर्फ मेरे डिस्ट्रिक्ट से 7 उनके मशीर थे। ठीक है, और वो मशीर थे जिनको यकीन करें, जिनको घर के मसले में कोई नहीं, मैं अगर इसमें मुदाखलत कर सकता हूं, आपने 1000 नौकरियां दी हैं, एक भी मेरिट पे नहीं है। मैं मुदाखला कर सकता हूं सर इसमें। सर आप बिल्कुल ये चीज़ बजा फरमा रहे हैं कि ये सारी गुफ्तगू होना, नारे लगाना और फिर अवाम का दर्द रखना दिल में और फिर उसके ऊपर जज्बाती होकर तकरीर करना, ये तो ठीक है, हमारी एक जहर है कि अवाम को इंगेज करने का तरीका है। लेकिन जो आपने बात की ना कि हम वोट उस बंदे को देते हैं जिसके पीछे प्रोटोकॉल होता है, हम वोट उस बंदे को देते हैं जिसके पास गाड़ियां होती हैं, जो कि अपने आप को इलाके में चौधरी कहलवाता है, उसको वोट देते हैं। तो इसमें कसूर क्या हमारी अवाम का नहीं है? देखिए, अवाम का कसूर मैं एक हद से गिनता हूँ, एक तरफ से नहीं गिनता। एक तरफ से इसलिए नहीं गिनता, चलिए इस हद तक तो ठीक है कि ये जी हम सदियों से ज़हनी गुलाम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह है कि हमें शऊर की तरफ जाने नहीं दिया गया। हमें आज भी 2 जमा 2 4 बस वो रट्टे लगा के एजुकेशन, ना हमें कोई रिसर्च की तरफ ले जाना गया। क्रिटिकल थिंकिंग इस मुल्क में जुर्म है। आप क्रिटिकल बात करके देखें, सुबह आप ही पर्चा हुआ पड़ा। ठीक है, ठीक है भाई, जब तक आप क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं करेंगे, अवाम को शऊर नहीं देंगे, तो सोचे भी ना। ये सब यही चलना है। आप देखें, आप और मैं हैं, ठीक है, हमें कोई मिनिस्टर मिल जाए, हमारे सबसे पहले कोशिश होती है मैं इसके साथ सेल्फी लूं। ओ भाई, उस सेल्फी से मुझे क्या फायदा होना है सिवाय इसके कि मैं फेसबुक पे लगा के, ट्विटर पे लगा के ये मसाइल हैं, ये चीजें हैं इंसान के साथ जो हमारे साथ चल रही हैं, ये हमारे हमें चीजें जो है इसको जो है ज़ाहिर है कि अपने आप से नफी करनी पड़ेंगी। ठीक है रमगार साहब, बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, सर आप ज़ाहिर है करीबी आपके ताल्लुकात है, आपके पास खबरें भी होती हैं। सर ये सुनने में आ रहा है कि जो हुकूमत है जनरल इलेक्शन की तरफ जाने का सोच रही है, इसमें कुछ सच्चाई है या फिर यही 2 सूबों में इलेक्शन होंगे? सर इनसे एग्री कर रहा हूँ। मुझे जैसे ये मेरा तजिया तो फोटोकॉपी उनके पास है या मैं मेरी बातें उन्होंने कर दी है, मैं बिल्कुल यही पैगाम के लिए पॉलिटिशियन झूठ बोलते हैं, चाहे वो पीटीआई वाले हों, चाहे वो पीडीएम वाले हों, मेजॉरिटी के लोग। मैं सिमी मोहतरमा जैसी खवातीन की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं 80-90% पॉलिटिशियन ये कह रहे थे ना 15-20 करोड़, भाई 15-20 करोड़ का तो एमपीए आजकल इलेक्शन लड़ रहा है, चाहे वो नून लीग है चाहे वो पीटीआई का है। तो एमएनए तो 25-30 करोड़ की गेम है और ये बातें मैं अंदर बैठ देख रहा हूँ। अब खान साहब ने सिस्टम बदलना था। ये गाड़ी के पहियों को बार बार पंचर होके फट चुके हुए हैं, उन्हीं में हवाएं भरवाते हैं और चला रहे हैं। मुझे बताएं, गाड़ी ठुस हो चुकी है, वो नहीं चलेगी। खान साहब जब तक सिस्टम ठीक करने आए थे उन्होंने नहीं किया। मैंने आपसे माजरत के साथ सवाल पूछा है कि हुकूमत जनरल इलेक्शन में जाएगी या नहीं जाएगी। वक्त बड़ा कम है सर, हम अपने टॉपिक को कंप्लीट करना चाह रहे हैं सर। काइंडली। हाँ साहब, गलतियों की वजह से हुकूमत बिल्कुल जनरल इलेक्शन में नहीं जा रही। अच्छा, क्राइसिस बढ़ गया है, जिसकी ये मिसालें मैं आपको आज को दे रहा हूँ। ब्लैक डे आज की वजह से हुआ है। ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की वजह से ये काम पड़ रहे हैं और आईएमएफ नाराज हो रहा है। बिल्कुल हुकूमत नहीं जाएगी। हुकूमत कल को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उनसे रिजाइन ले सकती है। मैं गलत बात नहीं कर रहा, ये कल के प्रोग्राम में भी बात हुई है। या इमरजेंसी तो उनके जेब में पड़ी हुई है कि वो फाइनेंशियल इमरजेंसी, क्योंकि उसकी वजह मैं बता देता हूं।
ठीक है भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया सर। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सिमी साहबा, आखिरी क्वेश्चन आपसे, आप क्या समझती हैं कि जो आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमा इस टाइम ज़हर गिरफ्तार हैं, जो कि खुद गिरफ्तारियां दी हैं आपने, एक तो उनको बाहर आने में ज़हर वक्त लगेगा, एक दोबारा से आपको जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, क्योंकि हुकूमत बाहर ये बात करी कि हम इंतकामी कार्रवाइयाँ तो आप कह रही हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि लीगल तौर पर इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो उसके बावजूद जो है अब आपकी एक तो जेल भरो तहरीक जो है वो खत्म हो गई, और दूसरा इलेक्शन की कैंपेन आप शुरू करने जा रहे हैं, तो ये आपके खिलाफ तो मजीद जो है हुकूमत कार्रवाइयां शुरू कर देगी गिरफ्तारियों की, तो फिर कैसे मैनेज करेंगे ये सारे इलेक्शंस को आप? देखिए जी, बहुत ही अफसोस का मकाम है कि ये हम लोग जो भी काम करते हैं उसमें कोई ना कोई ज़ाहिर है हुकूमत रुकावट डाल रही है। इनको इतना खौफ क्या है इलेक्शन से? इतने खौफजदा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को मैंने नहीं देखा, इतना खौफ। 12-13 पार्टियां हैं और इतनी मकबूलियत है, इतने इनके तजर्बे हैं, उसके बावजूद ये घबरा रहे हैं। इन्होंने इतना अच्छा मुल्क को निज़ाम दे दिया है, फिर भी ये घबरा रहे हैं कि हमें इलेक्शन नहीं जाना, इलेक्शन नहीं करना। तो कोई नहीं, हमें हमने मुकाबले करने हैं। ये मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ये हम तो चाहते थे सॉफ्ट रेवोल्यूशन आ जाए इलेक्शन के थ्रू, लेकिन ये लोग चाहते नहीं है। हमें जिस तरह से हमारे सीनियर लोगों को पकड़ पकड़ के इन्होंने तशद्दुद भी किया, हरासा भी कर रहे हैं, हमें रातों को अंधेरों में बगैर वारंट के, लेकिन हमने मुकाबला तो करना है। और जिस गोंदा साहब ने बहुत ही अच्छी बातें की, वाकई ये सब चीजें, निज़ाम की तब्दीली जो है, खान साहब का भी यही नारा था कि निज़ाम की तब्दीली करनी है, और अल्लाह ने चाहा तो दोबारा मौका मिला तो हम जो थोड़ी बहुत चेंजेस हमने स्टार्ट की थी उनको आगे पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। हमारा मकसद भी निज़ाम की तब्दीली है, कानून एक सबके लिए बराबर हो। ये नहीं कि गरीब का बच्चा तो 2 रुपए चोरी करे तो जेल जाता है, और ये अरबों खरबों के चोर जो है वो हुकूमत में आके बैठ जाते हैं, और उनके जिनके बेल पे फिर रहे हैं मेजोरिटी ऑफ द कैबिनेट, और उनके फर्द जुर्म आयद होने वाली होती है, और वो वजीर आजम बन जाते हैं। तो ये सब चीजें चेंज करने के लिए बहुत टाइम चाहिए, ये आसान काम नहीं है। एक इस वक्त हम माफियाज हैं जिनका मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन हमने मुकाबला तो करना है, क्योंकि खान साहब जो है हिम्मत हारते नहीं है, और हम उनके सिपाही हैं, उनके साथ लड़ेंगे इंशाअल्लाह। जारी रहेगी, आप इसका ज़हर है कि मुकाबला करेंगे, जो कि आप जिस तरह आपकी पार्टी के अंदर, आपके कारकुनों के अंदर एक जज्बा देखा जाता है, उसी तरह जो है कश्मकश का शिकार है हुकूमत इस टाइम। और इलेक्शन में जाने से शुरू दिन से ये देखा जा रहा था कि कतरा रही है हुकूमत, और आपके भी अंदर कुछ ऐसी चीज़ें, आपने कुछ जल्दबाजियां कर दी जिसमें जेल भरो तहरीक थी, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट आपको जो है वो सामना करना पड़ सकता है उसका। ये चीज़ें आपके साथ चल रही हैं, और मज़ीद जो है क्या अभी जो इलेक्शन की तारीख है उसके ऊपर कब जो है इसका फाइनल रिजल्ट आना है, और ये कब जो है इलेक्शन की डेट जो है वो होनी है? नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।